नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूँ उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन बुलेटिन से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने की तैयारी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने तैयार की रणनीति। 20 लाख घरों पर लहराएगा तिरंगा। उत्तराखंड में कांग्रेस 9 से 15 अगस्त तक निकालेगी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। हर जिले में 75 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक के बाद एक धरपकड़ जारी। अब तक 12 लोग गिरफ्तार। सीएम धामी का बयान, पूरा खुलासा होने तक जारी रहेगी एसटीएफ की जांच। और फर्जी कॉल सेंटर्स पर उत्तराखंड एसटीएफ के एक्शन पर वाहवाही। खाकी की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। पुलिस थाना क्षेत्रों में चलते रहे सेंटर्स, लेकिन नहीं कानो कान खबर। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। इस बार का आजादी का जश्न देश भर में खास अंदाज से मनाया जाएगा। उत्तराखंड में भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने को लेकर प्रदेश सरकार ने खास प्लान तैयार किया है, तो वहीं भाजपा संगठन भी इसको लेकर रणनीति बना चुका है। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी इस बार आजादी के जश्न मनाने के लिए खास तैयारियां हो रही हैं। धामी सरकार जहां आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी संगठन भी रणनीति बना चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के मद्देनजर प्रदेश में तिरंगा अभियान के तहत हर घर तिरंगा फहराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 20 लाख घरों में तिरंगा अभियान के तहत 9 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि उत्तराखंड के 20 लाख परिवारों तक 20 लाख परिवारों में हर घर तिरंगा, ऐसा करके अभियान, हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान लिया है। उसके तहत आज हमारे जहां सरकार में एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं संगठन के स्तर पर भी प्रत्येक जिले में और नीचे तक बूथों तक की सारी योजना बन रही है। प्रदेश सरकार जहां अपने स्तर से तिरंगा अभियान को सफल बनाने को लेकर लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है, वहीं बीजेपी संगठन भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत रणनीति बना चुका है। इस मकसद के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री धामी समेत पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी शामिल हुए। पार्टी की तरफ से रणनीति तय कर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भी मंथन हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने तिरंगा विक्रय केंद्र खोलने के साथ अभियान को सफल बनाने की शुरुआत भी कर दी है। आने वाले दिनों में हमने तय किया है कि उत्तराखंड के हर घर में ये तिरंगा फहराए। इसके लिए पूरी योजनाएं बनी है। तिरंगा कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए अपने आज यहाँ पार्टी दफ्तर पर तिरंगे के बिक्री का एक केंद्र का भी उन्होंने आज शुभारंभ किया है। ऐसे आने वाले दिनों में हर जिले में ऐसे तिरंगा विक्रय केंद्र ये प्रारंभ किए जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार के आजादी का जश्न खास होने के साथ कई संकल्प को पूरा करने को लेकर भी है। इन्हीं में से एक हर घर तिरंगा को सफल बनाने का बीजेपी ने भी संकल्प लिया है और इसका असर स्वतंत्रता दिवस में देखने को भी मिलेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा महानगर कार्यालय से लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय तक भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ बीजेपी के कई विधायक महानगर कार्यालय से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक पहुंचे। महानगर कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया और उत्साह भी देखने को मिला। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह है। मैं यहाँ के सभी विधायकों पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें सारे कार्यकर्ता बहुत शॉर्ट नोटिस में सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ के माननीय हमारे जो महापौर हैं गामा जी, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी हम यहाँ से प्रदेश कार्यालय जाएंगे और क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान ये हमारा प्रारंभ हो रहा है, उस दृष्टिकोण से लेते हुए कार्यालय में हम सब कार्यकर्ताओं और बातचीत करेंगे।
हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस की तरफ से आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक राज्य भर में निकाली जाने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि 9 अगस्त से पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता हर जिले में 75 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे और रात्रि प्रवास भी करेंगे। इसके साथ ही लोगों को आजादी के इतिहास और वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर लोगों को जानकारी भी देंगे। इसके साथ ही सभी लोगों को जागरूक भी करेंगे। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत, सुमित हृदय और भुवन कापड़ी मौजूद रहे। कम से कम 75 किलोमीटर हर जिले में ये यात्रा होने और अधिक भी कर सकते हैं। निश्चित ही रात्रि विश्राम भी घरों में, गाँव में होगा और जो अपने लोग हैं घरों में उनसे वार्तालाप भी होगी। जो उनकी रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं, जैसे महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है, घर में लड़के लड़कियां सब बेरोजगार पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है इस राज्य में। खासकर जो आपने देखा भर्तियों के घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव में हो, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे वो यूपीएससी का जो हमारा स्टेट का है उसमें हो, तो उन सारे विषयों पे गांव में चर्चा विमर्श करेंगे। देखिए, भारत जोड़ो और तिरंगा यात्रा जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी चला रही है, वो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर चल रहा है। और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि प्रत्येक जनपद में 75 किलोमीटर की यात्रा होगी और उस यात्रा को प्रत्येक ब्लॉक तक ले जाया जाएगा। हर ब्लॉक में 75 किलोमीटर यात्रा होगी। वहीं कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर है और इसी के तहत एक बार फिर से कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश में के साथ ही देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस 5 अगस्त को राजभवन का घेराव करने की तैयारी कर रही है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 5 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम राजभवन का घेराव करेंगे, जिसमें हमारे मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपका अग्निपथ, जीएसटी, अनियंत्रित जीएसटी। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बीती देर रात एक और गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार युवक नैनीताल सीजेएम कोर्ट में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात था। एक दिन पहले काशीपुर में हुई 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने नैनीताल सीजेएम कोर्ट में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात महेंद्र चौहान से पूछताछ भी की थी। इसके बाद देर रात एसटीएफ ने महेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसटीएफ अब तक इस पूरे मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी भी इन लोगों से की गई है। देखिए, लास्ट वीक ये मुकदमा यूपीएसएससी में पेपर लीक के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर दर्ज हुआ था, जिसमें लगातार एसटीएफ की टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कुल अब तक 12 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल देर रात इसमें महेंद्र चौहान है जो काशीपुर का निवासी और नैनीताल कोर्ट में जो है कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। चूँकि यह उसी चैनल से जुड़ा हुआ था जिसमें अभी पूर्व में 36 लाख के करीब जो हमारी रिकवरी भी हुई थी और जिसमें गैंग के द्वारा काशीपुर में एक स्थान पर पेपर सॉल्व कराया गया था, तो उससे जुड़े हुए व्यक्ति महेंद्र चौहान को भी कल रात अरेस्ट किया गया। वहीं भर्ती परीक्षा घोटाले में जहां एक तरफ एसटीएफ लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जब तक एसटीएफ की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक एसटीएफ की जांच जारी रहेगी। नहीं, जब तक सारी चीज़ें उसकी पूरी परत जब तक खुलकर नहीं आएगी, तब तक ये अभियान चलता रहेगा, क्योंकि दूध का दूध होना चाहिए और पानी का पानी। आगे भी और जगह पे इस तरीके की जहाँ भी इस प्रकार की शिकायत आएगी वहाँ पर इसी प्रकार की कार्रवाई होगी। पिछले दिनों फर्जी कॉल सेंटर्स पर एक के बाद एक उत्तराखंड एसटीएफ के एक्शन से जहां वाहवाही हो रही है, तो वहीं सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि जिन इलाकों में इन फर्जी कॉल सेंटर्स का पर्दाफाश हुआ है, वहां के थाना क्षेत्र की पुलिस को आखिरकार इसकी भनक क्यों नहीं लगी, या फिर इस घोर धंधे में खाकी के हाथ भी कहीं न कहीं शामिल रहे। देखिए देहरादून से हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान की ये खास रिपोर्ट। फर्जी कॉल सेंटर्स पर एसटीएफ का शिकंजा, एक के बाद एक सेंटर्स पर ताबड़तोड़ एक्शन, करोड़ों रुपए बरामद होने के साथ कई गिरफ्तार। लेकिन खाकी पर उठ रहे सवाल, आखिर पुलिस को क्यों नहीं लग पाई भनक?
उत्तराखंड एसटीएफ ने पिछले दिनों शहर भर में फर्जी कॉल सेंटर्स पर शिकंजा कसने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए और कार्रवाई में करोड़ों रुपए के साथ कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन हैरानी इस बात की है कि शहर भर में जहां भी फर्जी कॉल सेंटर चल रहे थे वहां पर कोई न कोई थाना क्षेत्र जरूर जुड़ा है। तो आखिर उन थाने की पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? या फिर फर्जी कॉल सेंटर्स के इस गोरख धंधे में कहीं न कहीं खाकी की भी मिली भगत तो नहीं? सवाल इस बात को लेकर भी है कि कहीं खाकी के गोपनीय सूत्र तो कमजोर नहीं हो गए कि पुलिस को इसका ना तो अंदेशा हुआ और ना ही भनक लगी। ऐसे कई और सवाल भी हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में लपेट रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब देने की बजाय एसएसपी साहब का ये बयान भी आप जरा सुन लीजिए। इसके सारे पक्षों को मैं देख रहा हूँ। निश्चित तो आप जो कह रहे हैं उसमें थाने स्तर से होना चाहिए था। हमारा एसटीएफ एक स्पेशलाइज यूनिट है। इस तरह के ऑपरेशन को करने के लिए हमारे एक स्पेशलाइज यूनिट होना चाहिए, तो इसलिए उनके स्तर से काम किया जा रहा है। और कहीं न कहीं इसमें हमारे थाना चौकी वाले भी पीछे उनको सहयोग करने में हम लोग रहते हैं, लेकिन स्पेशलाइज यूनिट है तो वो उनके स्तर से कार्रवाई किया जा रहा है। पूरे स्टेट में जो भी कार्रवाई होती है उनके स्तर से किया जा रहा है। एसएसपी साहब ये तो मान रहे हैं कि ऐसे मामलों में चौकी और थाने स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हुई क्यों नहीं, इसको लेकर वो गाहे बगाहे सवाल को टालकर एसटीएफ को एक स्पेशल यूनिट बताकर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने का दावा कर रहे हैं। और तो और इस तरह के काले कारोबार को रोकने के लिए अब ऑनलाइन सत्यापन की बात हो रही है। हम क्या करेंगे कि आईडी ले लिया, तुरंत नेट के माध्यम से कंसर्निंग एसएसपी एसपी से मैं बात करूंगा, लोकल थाने का नंबर लिया जाएगा, थाना प्रभारी का जो है व्हाट्सअप नंबर लेकर के तुरंत उसी आईडी को हम भेजेंगे। और वो जो परंपरा से हम भेजते हैं बहुत समय लगता था, उसको इतर वो भी करेंगे, लेकिन तत्काल जो है करके हफ्ता 10 दिन में, 2 दिन 3 दिन में हम उसको ऑनलाइन सत्यापन कार्रवाई करेंगे। थोड़ा पकड़ना टेक्निकली मुश्किल होता है। कभी कभी कॉल सेंटर्स अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनके द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इसमें थाना पुलिस और सभी जगह, जैसा अभी इतने सारी रेड्स हुई हैं, तो सभी लोग सतर्क हैं इसमें, और इसमें रेगुलर इन पर मॉनिटरिंग रखी जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि शहर के थाना और चौकियों के गोपनीय सूत्र आखिर इतने कमजोर कैसे हो गए कि चोरी चकारी, नशा और तस्करी की मुखबरी तो पुलिस कर लेती है, लेकिन शहर भर के बीचों बीच चल रहे फर्जी सेंटर्स की भनक किसी को नहीं लगती। ऐसे में खाकी को अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने के साथ गोरख धंधों पर नजर रखने की जरूरत भी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमेशा से ही अपने माल्टा पार्टी हो, आम पार्टी हो या फिर नींबू पार्टी हो, इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। और इस बार हरीश रावत जो है भुट्टा पार्टी को लेकर चर्चाओं में है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज कांग्रेस मुख्यालय पर सभी लोगों के लिए भुट्टा पार्टी का आयोजन किया, जहां पर सभी लोग आए और सभी ने भुट्टे का स्वाद भी चखा। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने भुट्टा पार्टी को 5 अगस्त को बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ होने जा रहे प्रदर्शन से जोड़ते हुए कहा कि 5 अगस्त को कांग्रेस प्रदर्शन भी करेंगी और आधा भुट्टा खाएंगे और गवर्नर हाउस घेरेंगे। इसका संदेश भी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया है और अपने प्रदर्शन को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। 5 तारीख को कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है, राजभवन घेरेगी, दिल्ली में प्रधानमंत्री का घर घेरेगी और जिलाधिकारियों के आवास घेरेगी, न जिलाधिकारियों के कार्यालय घेरेगी। तो उस महंगाई घटाओ, रोजगार बढ़ाओ, अग्निपथ जो हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए मौत का पथ साबित हो रहा है, उसको बंद करो, देश के विकास को आगे बढ़ाओ। इन सब सवालों पर हमारा हल्ला बोल है। तो आज इस नारे के साथ कि आधा भुट्टा खाएंगे और गवर्नर हाउस घेरेंगे, इसलिए ये सब।
उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस बार कोविड को लेकर अपनी तैयारियों को पुख्ता किया हुआ है। जहां प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लग चुके हैं, तो वहीं छोटे अस्पतालों से लेकर जिला अस्पतालों में भी कोविड से निपटने की पुख्ता तैयारी है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बताया कि भले ही मामले बढ़ रहे हो, लेकिन इस बार कोविड से राहत भरी बात यह है कि मरीजों में सीरियस लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। के मामले तो बढ़ रहे हैं और लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि कोविड के मरीज सीरियस इलनेस में नहीं आ रहे हैं, वो माइल्ड फॉर्म में है, कुछ मॉडरेट फॉर्म में है, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारा ठीक चल रहा है। ये तो कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन से स्थिति सही बनी हुई है, कोई गंभीर समस्या नहीं है। वहीं प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है, तो वहीं नदी नाले भी उफान पर है। बात अगर मसूरी के कैंपटी फॉल और भट्टा फॉल की करें तो दोनों ही झरनों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, भट्टा फॉल की चपेट में कई खेत भी आए हैं, तो इसके साथ ही दुकानें भी चपेट में आ गई, जिसकी वजह से दुकानदारों को खासा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पर्यटकों की आवाजाही भी वहां पर बंद की हुई है। वहीं हल्द्वानी में प्रतिबंध के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद और बिक्री जारी है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी दुकानदार धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नगर आयुक्त के निर्देश पर शहर भर में छापेमारी अभियान जारी है। अभी तक हुई कार्रवाई में 6 क्विंटल पॉलिथीन जब्त की गई है, जिस पर 6 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला गया है। हल्द्वानी में करीब 7 दुकानों से प्रतिबंधित पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किए गए हैं। देखिए, जो पॉलिथीन के अगेंस्ट और सिंगल यूज प्लास्टिक के अगेंस्ट जो कार्रवाई वो लगातार चल रही है, और जो अभी वर्तमान में कार्रवाई की गई है उसमें करीब 6 कुंटल हमने प्रतिबंधित पॉलिथीन पॉलीबैग्स कंटेनर्स पकड़े हैं और 7 दुकानदारों पर 6,10,000 का जुर्माना किया गया है। समाचार पत्रों में लगातार आ रहा है कि क्या चीज़ प्रतिबंधित है, क्या प्रतिबंधित नहीं है। उसके बाद भी ये व्यापारी अपने गोदामों में, बड़ी दुकानों में सामान रखे हुए हैं, डंप किए हुए हैं, चोरी छुपे बेच भी रहे हैं। वहीं दिनेशपुर में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। नगर निगम की टीम लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, तो इसके साथ ही चालानी कार्रवाई भी हो रही है। जो हाईकोर्ट का उत्तराखंड सरकार का जो ऑर्डर है कि 1 जुलाई से जो पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, उसको हम यहाँ पे भी अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों का चालान भी कर रहे हैं आए दिन। हमारे नगर पालिका के क्षेत्र में 2 हमने टीमें बनाई हैं, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में, कि दोनों टाइम पे वो टीमें जा रही हैं और वार्ड वाइज मार्केट एरिया में कंटिन्यू वो लोग छापेमारी का अभियान कर रहे हैं। वहीं चंपावत के जिला अस्पताल में ऑपरेशन से नवजात बच्चे को जन्म देने के 11 दिन बाद एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल का घेराव किया। दरअसल 19 जुलाई को महिला ने जिला अस्पताल में ऑपरेशन से एक बच्चे को जन्म दिया। 21 जुलाई को जच्चा बच्चा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन अस्पताल से छुट्टी होने के बाद घर जाते ही महिला की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी, जिसके बाद महिला को एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने बुखार के बाद संक्रमण फैलने से शरीर के ज्यादातर अंगों के काम नहीं करने की जानकारी दी, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ती गई और महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर 3 डॉक्टरों की जांच कमेटी बना दी है। पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। 5वें-6ठे दिन और तबीयत खराब हुई, हम भी आए थे, अपने घर से ही आए थे इधर। तब हमने कहा ऐसा करो, आपके बस की नहीं है तो रिफर का कागज़ दे दो। हमने कहा हम कहीं दूसरी जगह दिखाते हैं अगर इसको दर्द ज़्यादा ही हो रहा है। ये बोले हमारी गारंटी है और हम सही करके देंगे। और लास्ट के 10वें दिन ये इन्होंने कहा इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, और जब वो पहले रिफ़र मांग रहे थे इनकी बस की नहीं थी, इन्होंने जान फिर रिफ़र दिया, और उसके जब हम ले गए तो इसमें जीवन अनमोल में लगी। उसी समय इन्होंने बाहर के हल्द्वानी में किसी ने नहीं ली, इसके इन्फेक्शन हो गया, उसकी आंता सड़ गई थी, किडनी खराब हो गई थी, गुर्दे खराब हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा था उसके शरीर में। 3 दिन के बाद में कोई सिम्टम इन्फेक्शन वगैरह थे तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया घर पे। 10-12 दिन के बाद में उन्हें फीवर आया, उसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया और वहाँ पे उसका इलाज हो रहा था, लेकिन परिवारजन उन्हें बाहर ले गए। उनका यही पीएमएस का कहना है। वहाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए हम एक जांच कमेटी बैठा देंगे, जो कि निष्पक्ष जांच करके अपनी रिपोर्ट समय पर
प्रस्तुत कर दी। वहीं लालकुआं कोतवाली में पिछले कुछ महीनों में अलग अलग मामलों में जब्त की गई अवैध शराब को न्यायालय के आदेश पर आज नष्ट किया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु प्राशर ने बताया कि अलग अलग मामलों में अवैध रूप से पकड़ी गई सैकड़ों लीटर शराब को न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगे भी नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान और कार्यवाही जारी रहेगी। पिछले विगत वर्ष की और इस करंट वर्ष की जो हमारी एक्साइज के जो मुकदमे थे, इसके संबंधित जो भी इलीगल शराब हमारे द्वारा पकड़ी गई थी, जिसमें कच्ची अपने अभी पक्की शराब में अपने इंग्लिश और जो अपने इंडियन मेड जो लिकर है, इसको आज डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें टोटल 63 मुकदमों के जो माल हैं आज डिस्ट्रॉय किए गए हैं। इस संबंध में जो कार्रवाई का आदेश कोर्ट से मिले थे, इससे कार्रवाई की गई। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने की तैयारी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने तैयार की रणनीति। 20 लाख घरों पर लहराएगा तिरंगा। उत्तराखंड में कांग्रेस 9 से 15 अगस्त तक निकालेगी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। हर जिले में 75 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक के बाद एक धरपकड़ जारी। अब तक 12 लोग गिरफ्तार। सीएम धामी का बयान, पूरा खुलासा होने तक जारी रहेगी एसटीएफ की जांच। और फर्जी कॉल सेंटर्स पर उत्तराखंड एसटीएफ के एक्शन पर वाहवाही। खाकी की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। पुलिस थाना क्षेत्रों में चलते रहे सेंटर्स, लेकिन नहीं कानो कान खबर।